हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ने वाले हैं। तो ये डे वाइज सीरीज़ यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे जीएस के लिए परेशान है या जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो कंप्लीट जीएस आप एक जगह प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। दोपहर 1 बजे रेगुलर ये क्लास आती है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ आती है, जो कि आरओ के लिए है। इसके साथ आरओ एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी गई है। तो आप सभी लोग अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें मैं करा रही हूँ, बिल्कुल भी ये क्लास मिस ना करें। तो दोनों ही क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉलो करते रहिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो इस उत्पत्ति के बारे में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो सबसे पहले दिया है बिग बैंग सिद्धांत ने। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है कि आधुनिक समय में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, अर्थात इसे एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल इन्होंने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है। ठीक है, अब ये कुछ तथ्य हो गए। इसके बाद अब हम देखेंगे तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का निर्माण प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ और यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है और आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मानी जाती है। देखिए, इस पूरी हाइपोथेसिस को अगर मैं एक तरह से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ब्रह्मांड का निर्माण होता है, कुछ ऊर्जा व पदार्थ क्या होते हैं, आपस में बिखरे हुए होते हैं। धीरे धीरे इनमें संकेंद्रण होता है और ये एक पॉइंट पर आकर के सिमट जाते हैं। इनमें गुरुत्वाकर्षण बल बोलिए या फिर इनकी जो डेंसिटी है, घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनमें क्या होता है, घर्षण की वजह से इनमें होता है बिग बैंग या फिर इसमें होता है एक विस्फोट। उस विस्फोट की वजह से ब्रह्मांड बनता है, कई तारों का निर्माण होता है, ग्रहों का निर्माण होता है। यही हाइपोथेसिस है। तो तारों का निर्माण भी मैंने बताया। अब देखिए, कोई भी गैलेक्सी है या आकाशगंगा, जैसे हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे तारे हैं। तो तारों का समूह भी होता है, असंख्य तारे होते हैं एक आकाशगंगा में, और इनका विस्तार बहुत दूर तक होता है। अब इनको नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनको मापने के लिए लाइट ईयर्स का या प्रकाश वर्षों का प्रयोग किया जाता है। और बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष क्या है, ये किसका उपयोग है, मतलब इसका उपयोग क्या है। तो आप बताएंगे कि इसका क्या किया जाता है, दूरी मापने में इसका प्रयोग होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे ग्रहों का निर्माण। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कामते द वफन, इन्होंने किया था 1749 में। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। अब देखिए, ये 2 संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। पहली है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी है द्वैतवादी संकल्पना, अर्थात मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई है। तो आपको देखना है मोनिस्टिक में कौन कौन सी हैं परिकल्पनाएं और ड्यूलिस्टिक में कौन कौन सी हैं। सेकेंड है द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन और मेल्टॉन इनकी ग्रहाणु परिकल्पना है, ठीक है, वो आती है, और एच एन रसेल द्वारा इनका द्वैतारक सिद्धांत भी इसमें प्रमुख है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा या इसे मिल्की वे अर्थात दुग्ध मेखला भी कहते हैं। तो गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार की हो सकती है, जैसे कि हमारी जो आकाशगंगा है वो अंडाकार सर्पिलाकार है, स्पाइरल, और जो कि नियमित अनियमित आकार के भी होते हैं। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम इन संघटक के निहारिकाओं से होता है। अब देखिए, सुपरनोवा विस्फोट क्या है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है। अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट की अवस्था है, ठीक है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसकी केंद्र की परिक्रमा करता है। और जो क्वासर है ये एक प्रकार का चमकीला खगोलीय पिंड होता है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओरियन नेबुला।
ये हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। अब याद कीजिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य का निकटतम तारा है और अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश गंगा का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका कारण भी पूछा जाता है। अब देखिए इवेंट होराइजन ये क्या है? यह एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है और इसी सीमा के अंदर भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। फिर है सिंगुलैरिटी, या अंतरिक्ष काल में ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। इसके बाद देखिए स्ट्रिंग थ्योरी है। इसमें सभी पदार्थों एवं बलों का एकल सैद्धांतिक रूप रेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पद में की जाती है। फिर है स्टैंडर्ड मॉडल। कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत, चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये लिस्ट है जो मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है आकार के अनुसार जो ग्रहों का अवरोही क्रम है या फिर आरोही क्रम है। तो सबसे पहले आकार के अनुसार देखेंगे तो जो अवरोही क्रम है मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटे तक हम लोग जाएंगे। तो ग्रह का हम लोग सीरीज देखेंगे आकार के अनुसार। तो सबसे पहला है बृहस्पति, फिर है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। कैसे याद रखना है आपको? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अब द्रव्यमान के आधार पर देखेंगे तो बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर वरुण है, उसके बाद अरुण है। देखिए बस इसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। वरुण और अरुण में क्या होगा, डिफरेंस आएगा, ये इंटरचेंज कर लेंगे, बाकी सब सेम है। फिर है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अब घनत्व में लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, घनत्व में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है? पृथ्वी, याद रखिए पृथ्वी। फिर है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। क्या होगा? पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। अब देखिए टेरेस्ट्रियल ग्रह और जोबियन ग्रह, ये है मान लीजिए सूर्य। अब ये सूर्य से ऐसे आकार में बढ़ते हुए आगे ग्रह हैं, ठीक है। अब ये जो 4 हैं पहले शुरुआत के, ये टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं, बाद के जो 4 हैं वो जोबियन हो जाते हैं। कैसे? देखिए टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो भारी पदार्थों से बने हैं, सॉलिड होंगे। जोबियन प्लैनेट जो गैसियस मटेरियल से बने होंगे, गैसियस होंगे, हल्के होंगे, वो जोबियन हो जाएंगे। तो इनको टेरेस्ट्रियल वालों को इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और जोबियन ग्रह को मतलब इनर हो गया कौन से वाले, ये टेरेस्ट्रियल मतलब आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और जोबियन अर्थात बाह्य ग्रह या फिर एक्सटर्नल वाले जो हो गए वो हो गए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको याद रखना है। तो टेरेस्ट्रियल में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जोबियन में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए अब दूरी के अनुसार अगर ग्रहों का आरोही क्रम देखें तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक आता है बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इनकी देखिए दूरी के हिसाब से परिक्रमण अवधि भी देखेंगे वैसे ही बढ़ेगी। तो उनका आरोही क्रम देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। किसी भी तरह आपको ये लिस्ट पूरी प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। तो जिनके पास भी ये लिस्ट नहीं है वो बना लें और इसे प्रिपेयर जरूर कर लें। अब देखिए अगर आप फिगर के ज़रिए से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसके अंदर जो भी हैं ये सारे हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अब ये जो बाहर के जितने हैं ये हैं जोवियन प्लैनेट, ये हल्के होंगे और इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, इसी के अंदर वाले ग्रह कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल और आगे हो जाएंगे जोवियन। अब देखिए इसी जो फिगर में आप इसमें पूरा कंप्लीट देखिए, इनका ये देखिए जो इनकी परिक्रमा की अवधि है, जो समय लगता है वो दिया गया है डेज, ठीक है। इनको भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब देखिए जो सबसे पहला ग्रह है बुध, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन लगाता है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है? 59 डेज में। ये जितने भी आंतरिक ग्रह हैं पहले उनको देखेंगे, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। शुक्र को देखेंगे तो इसको लगेगा 255 दिन लगता है सूर्य के चारों ओर, लेकिन अपने अक्ष पर ये घूर्णन कितने दिन में करता है? 243 दिन। फिर पृथ्वी देखिए,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 365 दिन आपको पता है, अपने अक्ष पर एक दिन, चंद्रमा की संख्या, सैटेलाइट भी इसका एक ही है। तो ये जो डेज हम बता रहे हैं, ये जो हमारे पृथ्वी पे डेज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। मंगल का देखिए 687 दिन लगाता है परिक्रमा करने में सूर्य की, और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में सिर्फ एक दिन लगता है। इसके 2 सैटेलाइट हैं, ठीक है। बृहस्पति, इसको एक परिक्रमा करने में देखिए कितना लंबा समय लग रहा है, 11 साल 11 महीने। अभी इसके बाद शनि का भी देखिएगा, तो इसको लगता है 11 साल 11 महीने, ठीक है। लगभग 12 साल का समय लगता है इसे सूर्य का चक्कर लगाने में, दूरी भी है इसकी। और अपने अक्ष पर घूर्णन देखिए कितनी जल्दी करता है, 9 घंटे 56 मिनट में। चंद्रमा या फिर सैटेलाइट की संख्या इसकी है 79। शनि का याद कीजिए, इसको एक परिक्रमा करने में सूर्य की 29 साल 5 महीने लगते हैं, ठीक है। और इसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगभग वही सेम समय है जैसे बृहस्पति का है, 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। सैटेलाइट इसके 82 हैं। यूरेनस देखिए, इसको 84 ईयर्स लगते हैं, 84 साल लगते हैं, लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सिर्फ 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं, और लगभग 27 इसके क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं। अब हम बाह्य ग्रह पर हैं जो सूर्य से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। शनि के बाद यूरेनस देखिए, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 84 साल लगाता है। इसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं, और चंद्रमा की संख्या 27 है, हम लोग अभी पढ़े। अब देखिए नेपच्यून देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट, और सैटेलाइट की संख्या हो गई 13। अब आगे कुछ फैक्ट देखते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का एक जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई, और वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। तो मतलब ये जो निहारिका परिकल्पना है, माफ़ कीजिएगा, नेबुलर हाइपोथेसिस, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ या पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको बताना है वो बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर अब आगे देखेंगे, इसका समय दिया गया है कि जो ये निहारिका है, सौर मंडल का जो जनक है, इसको ध्वस्त होने में, क्रोड के बनने में लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों का समय लगा। लेकिन जब ग्रह बने तो उसका समय आप देख लीजिए, 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव का मतलब टेरेस्ट्रियल ग्रह कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि यह ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह कैसे हैं? गैस से बने हैं, विशाल ग्रह हैं, तो जोवियन कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है पृथ्वी, जो जुपिटर के जैसे हैं, बृहस्पति जैसे, माफ़ कीजिएगा, जुपिटर या बृहस्पति, इसके जैसे जितने हैं वो जोवियन कहलाएंगे। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल है इनके पास। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले ही एक ही समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में इसको ग्रहों की संज्ञा से हटा दिया गया, तो ये ग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह है। अब देखिए सौर मंडल की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें आप देखेंगे सारे ग्रह दिए गए हैं, इनकी दूरी, घनत्व और अर्धव्यास दिया गया है। इसमें बुध, शुक्र देखिए दूरी के हिसाब से आप देखेंगे, इनका सबका ये दिया गया है, ठीक है, इसके हिसाब से आप याद कर, लेकिन घनत्व ज़रूर देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पृथ्वी का 5.517 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपसे ऐसा डेटा नहीं पूछने वाला, लेकिन दूरी और घनत्व और अर्थव्यास दिया गया है आपको, जिससे कि आप इसका व्यास वगैरह देख करके समझ सकें कि दूरी कैसे है, कितना व्यास है इनका, घनत्व क्या है, कौन सा ज़्यादा है, किसका कम है, तो आप सीरीज़ अपनी मैच कर सकते हैं। आपके डेटा नहीं याद करना है, देख लीजिए, लेकिन हाँ सीरियल ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने ऊपर आपको याद कराया है। सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है, अर्थात अगर पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर एक एकक के बराबर है, ठीक है। घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में नापते हैं। घनत्व किस में लिखते हैं हम लोग? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसमें मापा जाता है। अर्धव्यास है, यह अगर भूमध्य रेखीय अर्धव्यास देखेंगे तो 6378.137 किलोमीटर बराबर है एक के, ठीक है, एक के। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा है, जबकि सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वन लाइनर, इनको जरूर याद करिए। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, वरुण सबसे दूर स्थित है और यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है, 165 वर्ष। फिर देखिए ग्रह अप्रकाशवान होते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश से
प्रकाशित होते हैं, मतलब तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ग्रह। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति में है 23.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। इस फैक्ट को याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन ये गैसें बृहस्पति, शनि, मंगल ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। फिर गोल्डीलॉक्स जोन को अप्रवासी क्षेत्र भी कहा जाता है। या किसी तारे के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन एक स्थित एकमात्र पृथ्वी ग्रह है। ठीक है। जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रही गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं और इटली के विज्ञानी गैलीलियो गैलीलियाई ने गिरने वाले पिंड के आधारभूत नियमों का निरूपण किया था। अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। अब ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने हैं, जैसे सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह याद कीजिए, शुक्र है। ये मत याद कीजिएगा जैसे बुध सबसे पास में तो बुध गर्म हो जाएगा, शुक्र है, ये याद रखिएगा। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वरुण। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध। सर्वाधिक घनत्व अभी मैंने बताया पृथ्वी का है। सर्वाधिक चमकीला शुक्र है। लाल ग्रह मंगल कहलाता है। भोर का तारा शुक्र है और सांझ का तारा या शाम का तारा भी शुक्र है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहते हैं। छल्ले वाला ग्रह है शनि व अरुण। ठीक है। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह है वरुण। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह है बुध और सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वो है बुध। इसका दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात एकदम से ठंडी हो जाती है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि, अब 82 उपग्रह हैं इसके। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है अरुण और धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह है बृहस्पति। तो ये हमने सौर मंडल से रिलेटेड, ग्रहों और तारों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। तो ऐसे प्रश्न अक्सर करके आपसे वन लाइनर जो मैंने फैक्ट्स पढ़ाए हैं पूछ ही लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। डे बाय सीरीज़ आप फॉलो करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।